सर अगर वो रिवर क्रॉसिंग के दौरान स्विमर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर क्रॉस करना पड़े, तभी तो ड्रिफ्ट जीरो होगा ना। हाँ। वही तो ड्रिफ्ट जीरो होने का कंडीशन है। ओके सर, वही पूछना। लिखना when a person with a speed of 8 kilometer per hour, rain fall on fall on him vertically. If he increases his speed to 12 kilometer per hour, rain appears to fall on him at an angle 30-degree with vertical. Then find speed of rain and angle with which it fall with vertical with respect to ground. बोर्ड दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। वेरी गुड। लिख लिया सबने? हाँ सर। ट्राई करो। हो जाएगा?
या सॉल्व करें? समझ में आ रहा है कि करना क्या है? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना। कह रहे कि एक मैन है और वो कितने से चल रहा, वो चल रहा है तुम्हारा 8 किलोमीटर पर आवर से। तो इसके रेस्पेक्ट में जो रेन है ना वो इस पे वर्टिकली फॉल हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तब रेन इस पे वर्टिकली फॉल हो रही है, इसका मतलब इनिशियली जो रेन होगा वो कुछ एंगल पे फॉल हो रहा होगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ स्पीड कितना है रेन का वो कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि जो रेन है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है और v वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे तुमको v कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? तो इसके लिए अगर वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा होगा कुछ, ये तुम्हारा v, ये जो स्पीड है ये इसको उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मिलता है। और चूंकि वर्टिकल जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल वेलोसिटी दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो कैसा दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। तो यहाँ से जब ट्राइंगल बनाओगे तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये तुम्हारा v है, ये थीटा है, दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर है तो ये भी जो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है इसका साइड कितना होगा, 8 किलोमीटर पर आवर होगा। आ रही बात समझ में? ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल बना। अब इस ट्राइंगल में देखोगे ना तो अकेले इससे काम नहीं बनेगा क्योंकि दोनों अननोन है, v भी अननोन है और थीटा भी अननोन है। अगर यार रिजल्ट भी तुम लाते हो इस v और 8 किलोमीटर का रिजल्ट अगर रिलेशन सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि अगर यहाँ से साइन हो गए एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? तो परपेंडिकुलर 8 है, 8/v। तो तुम थीटा कब निकालते, जब v पता रहता, v कब निकालते, जब थीटा पता रहता। तो इसीलिए तुमको आगे का एक और इंफॉर्मेशन दिया गया है, कह रहा है कि अगर हम स्पीड को 8 से 12 कर दे रहा है, पहले 8 से दौड़ रहा था, अभी क्या कर दे 12 कर दे, तो जो एंगल है ना रेन उस पे कितने से हो जा रहा है, फॉल कर रहा है 30 डिग्री से फॉल कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि v तो पहले था ही और ये एंगल थीटा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब वो अपना स्पीड 8 से 12 कर दिया, जब अपना स्पीड क्या कर दिया 8 से 12 किलोमीटर पर आवर कर दिया, अब जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इधर की तरफ आएगा, ठीक है ना? रिजल्टेंट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो अब जो रिजल्टेंट आया ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किससे, मैन के रेस्पेक्ट में। मैन के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री से, क्योंकि यही जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि वर्टिकल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल। ये दूसरा समझ में आया, दूसरा जो तुम्हारा ट्राइंगल है ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? हाँ सर। जो वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करा है दूसरा वाला वो समझ में आ रहा है ना? पहले 8 से जा रहा था तो रेन कैसे आ रहा था, वर्टिकली। जब 12 से चलना शुरू कर देगा तो एंगल कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, वर्टिकल से 30। तो वर्टिकल से 30 ऐसे उस पे फॉल करेगा, तो ये VRM हो गया। क्लियर है? अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना, अब इन दोनों के हेल्प से तुम्हें थीटा भी कैलकुलेट करना और v भी कैलकुलेट करना, अब हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर्शन ये नीचे यहाँ पे ड्रॉ करा गया है, दिस पोर्शन इज हाउ मच, ये जो पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ करा गया है ये कितना 12 है, की 12 की बराबर। और पिछले वाले के रेफरेंस में लेगे तो दिस इज 8। पिछले वाले से अगर पूछोगे तो ये जो लेंथ था यही ट्राइंगल तो यहाँ पे बना हुआ है, यही जो सेम टू सेम ट्राइंगल है यहाँ पे क्या है, बना हुआ है या ना?
हाँ सर। यही जो ट्राइंगल है थीटा भी, तो ये जो लेंथ है जो वर्टिकल लाइन कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये कितना होगा? 8 का होगा। आ रही सबको समझ में? ये 8 क्यों लिख रहा हूँ? हाँ तो यह सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ 8 क्यों लिख रहा है, तो अगर ये 8 है, पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। ठीक है ना? अब तुम्हारे पास ये ट्राइंगल जो है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है ये सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि दिस इज थीटा, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 4, दिस इज 8, और यहां से तो जो तुम्हारा वेलोसिटी था वो v था। अब ये ट्राइंगल सॉल्व करो, काम बन जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल है इसमें ये साइड कॉमन, ये जो दोनों ट्राइंगल देख रहे हो उसमें कौन सा साइड कॉमन है? ये वाला साइड कॉमन है। अब इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस 4 और इस 30 के हेल्प से ये साइड कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं? और जैसे ये साइड तुम्हें पता चल जाएगा, तुम भी डायरेक्टली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसीलिए मैंने बोला था कि रेन वर्सेस मैन का प्रॉब्लम या कोई भी रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम है, उसमें ट्राइंगल इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइंगल अगर एक बार बनाना सीख गए, सारा इंफॉर्मेशन तुमको उस ट्राइंगल में दिख जाएगा। ठीक है ना? मेन क्या है? ट्राइंगल बनाना। ट्राइंगल बना लो, काम बन गया तुम्हारा। तो वही ट्राइंगल बनाने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत सारे क्वेश्चंस का, तब जा करके होगा। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए सी जो होगा वो कितना होगा? ए सी बता सकते हो कितना होगा? 4√3। 4√3 होगा। ए सी विल बी 4√3, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम लिख सकते हो tan 30 इज इक्वल टू ए सी, सॉरी बी सी बाई AC। ए सी, लिख सकते हो। तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा? ए सी विल बी बी सी कितना? 4 डिवाइडेड बाई 1/3, दैट इज 4√3। ये ए सी हो गया तुम्हारा। अब अगर तुमसे कोई बोले कि एडी कैलकुलेट करो, अगर एडी कैलकुलेट करने को बोला जाए तो एडी क्या होगा? इट विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू √8 स्क्वायर प्लस 4√3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये साइड तुमने निकाल लिया, एसी निकाल लिया, सीडी तुमको पता है, तो एडी जो है वो क्या है? हाइपोटेनस है। कौन से ट्रायंगल का? एसीडी का। तो वहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा? वेलोसिटी। सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हाँ। कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा वेलोसिटी v? ये 64 प्लस इधर कितना होगा? 16 48। 48 48 होगा रूट। तो ये 8 4 12, इसको लिख सकते हो 112। 112। तो रूट 112 तुम्हारा आंसर है। उसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 16 से करोगे तो शायद, हाँ 16 से अगर कर रहे हो तो क्या आंसर बचेगा? 4√7 किलोमीटर, सॉरी हाँ किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये भी किलोमीटर आवर में है और ये जो 12 है वो भी किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी आल्सो इन किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अभी जब तुम्हें ये पता चल गया ना, ये पता चल गया, तो सबसे पहला जो हमने इक्वेशन लिखा था साइन थीटा का, वहां से तुम क्या निकालोगे? थीटा निकालोगे। डिस्टेंस सर, ये जो सर 8 और 4 लिए हैं, ये तो सर डिस्टेंस ले लिए हैं आप सर। हाँ हाँ सर है, लेकिन वो जो वेलोसिटी दिया हुआ है जो ना। है ना, ये तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्राइंगल। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ ट्राइंगल। हम लोग ऐसा जो सर, ऐसा नहीं हो सकता कि सर दोनों अलग ट्रायंगल बना ले, उससे सर साइन थीटा निकाल ले? दोनों अलग ही तो बनाए हैं यार, ये एक अलग ट्रायंगल है, ये नहीं सर, वो नहीं बोल रहे सर। एक बार थीटा ले लें और दूसरी बार सर स्पीड को 12 मान ले, एक बार 8 मान ले, तो सर एक बार 30 ले लेंगे, एक बार थीटा ले लेंगे, तो सर अलग अलग निकल जाएगा। क्या निकलेगा अलग अलग? मतलब सर दोनों का इस साइन थीटा इक्वल टू एक बार आ जाएगा सर 8/v, और सर साइन थीटा इक्वल टू एक बार आ जाएगा सर 12/v। तो सर दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सर आंसर नहीं आ सकते। दूसरे वाले केस में साइन थीटा 12/v कैसे आएगा? 12/v तो सर साइन थीटा 30 डिग्री लेंगे ना सर उसमें।
नहीं 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 नहीं, तो वो 12 कैसे हो सकता है, वो 12 थोड़े होगा। ये जो 30 डिग्री है ये किसके साथ बन रहा है, इस वर्टिकल के साथ ये बना रहा है, ना कि भी बना रहा है। ये 30 डिग्री कौन बना रहा है, पहले ये तो सोचो। 30 डिग्री ये बना रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके लिए तुम बता सकते हो। सबसे पहला चीज जो तुम कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि सर ये जो डिस्टेंस है उसको ये जो वेलोसिटी है उसको डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, जब भी हम किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरो, एरो से अगर किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, बताया था मैंने, क्या मतलब होता है बोलो। एरो से वेक्टर का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन बताता है। हाँ, इसका जो लेंथ होगा दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, एन एरो विल रिप्रेजेंट एंड एरो क्या बताएगा, एरो बताएगा डायरेक्शन। तो जब भी तुम ट्राइंगल बनाओगे ना, तो ट्राइंगल का जो साइड होगा, जो वो सारे जो साइड होंगे वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो भी तुमने ट्राइंगल बनाया, ये जो साइड है इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। ये जो साइड है तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। सिमिलरली ये जो साइड है इसका वैल्यू भी है, क्योंकि जो रेन है उसको हमने माना है कि वो v स्पीड से थीटा डिग्री एंगल पे फॉल कर रहा है। तो ये 8 इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है। तो ये एक ट्राइंगल बना कब, जब रेन उस पर वर्टिकली फॉल कर रहा था। ये कब का ट्राइंगल है, ये जो भी वेलोसिटी का हमने बना रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम जो भी हम बना रहे हैं, ये है जब मैन 12 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू कर दे। तो वहां पे जो ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ये अभी भूल जाओ। जो भी तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा ये इस तरीके का बनेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि जो रेन फॉल हो रहा है मैन पे वो कितने डिग्री पे हो रहा है, 30 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री पे हो रहा है, ये जो साइड है ये 12 हो जाएगा। ये भी अभी भी तुमको नहीं पता है, इस ट्राइंगल में तुमको ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ये 30 डिग्री है, ये थीटा है और ये 12 है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं, इससे सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे ये भी है, ये थीटा है, तो दिस विल बी 8। क्यों, क्योंकि पिछले वाले से हमने रेफरेंस ले लिया कि ये भी था, ये थीटा था, तो ये 8 होगा, ये 8 हो गया। तो ये पूरा 12 था, तो ये 8 होने के चलते बचा कितना, 4 बचा। आ रही बात समझ में, बोलो जल्दी। और जिसको दिक्कत था समझने में, अरे नहीं समझ में आ रहा तो बोलो तो, हाँ या ना। बोलो बोलो, क्या कठिनाई, क्या कठिनाई, क्या समझ गया। ये कि अब दोनों को एक साथ अलग अलग मेजर नहीं करना है, सर थीटा और जो भी एंगल होगा सर थीटा 30 प्लस थीटा होगा। 30 प्लस थीटा होगा मतलब सर हमने क्या किया था कि सर थीटा को एक बार अलग ले लिया था और 30 डिग्री को अलग ले लिया था। और सर जो भी सर वो जो आप लिखे ना डिस्टेंस की तरह, तो हमने क्या किया था, एक बार 8 ले लिया था और एक बार 12 ले लिया था, दोनों को अलग अलग सॉल्व किया था तो अलग आया। अच्छा, पहले तो ये समझो तुम क्या कर रहे हो ना, तुम ऐसा कर रहे हो कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, इसको तुम मान लिया 12, ये 12 हो गया, और फिर तुमने क्या करा, इसको v मान लिया, ऐसे माना। तो ये ट्राइंगल कैसे, ये कैसे बनेगा, ये किस तरीके से बना है तुमने, ये जो लाइन है ये कहाँ से आया, ये जो चीज है ये v क्यों होगा, ये है वेलोसिटी, ये v नेट बनाते हैं। हाँ, ये v नेट होगा ना। जब ट्राइंगल बनाते हैं तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है स्टार्टिंग में, जब भी ट्राइंगल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होगा, एक u जो किसका स्पीड है, जो स्पीड है मैन का, और एक किसका इंफॉर्मेशन है होगा v का, v किसका स्पीड है, रेन का। और साथ ही साथ एक और स्पीड होगा कि ये जो v है ना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने का एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। तब जब हम सारी चीजों को कंबाइन करते हैं, वहां से ये v लेते हैं, मान लेते हैं थीटा एंगल पे बन रहा है। अब जो u गिवन है उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड करते हैं, ये u दे दिया। अब ये दोनों बनाने के बाद ना, ये दोनों बनाने के बाद तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ट्राइंगल किस तरीके का बनेगा, क्योंकि इसके हेल्प से तुम क्या करोगे, पैरेललोग्राम बनाओगे। पैरेललोग्राम बनाने के बाद वहां से वी नेट कैलकुलेट कर सकते हो। जो गिवन क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग जब रीड करोगे तो वो बोला हुआ है कि जब 8 किलोमीटर से चल रहा है तो रेन वर्टिकली फॉल हो रहा है, जब स्पीड बढ़ा दे रहा है तो
जब 12 कर दे रहा है तो 30 डिग्री एंगल पे फॉल हो रहा है। तो 30 डिग्री एंगल पे क्या फॉल हो रहा है? 30 डिग्री के एंगल जो है ना वो है स्पीड ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो तुम ये ट्राइंगल जो तुम ट्राइंगल बना के सॉल्व कर रहे हो वो गलत है। सबसे पहला चीज तो ट्राइंगल बनाना सीखो। एक बार ट्राइंगल बनाना सीख जाओगे तब जाकर के सॉल्व होगा। तो ट्राइंगल बनाने का जो जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? ये यू है, थीटा है और भी है। तो हमारे सवाल में ना भी और थीटा नहीं दिया था, इसलिए हमने मान लिया, वही तो कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने माना स्पीड भी है, एंगल थीटा है, फिर वहां से वेलोसिटी ट्रायंगल बना रहे हैं। तो दो वेलोसिटी ट्रायंगल बना, दोनों का इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया और वहां से जाकर के भी और थीटा कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़े। ये सब थोड़ा समझना होता है, मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि सबसे पहला चीज तो वही तुमने एक जो सवाल पूछा सबसे पहला कि सर आप स्पीड को डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं। तो स्पीड को डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, लेंथ क्यों ले रहे हैं वो बताया है मैंने। क्योंकि कभी भी जब वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो जो तीर लगा हुआ है, जो भी तुम्हारा एरो है वो। ठीक है, बोलो और किसी कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो कि आगे बढ़े। बढ़िया आगे से। चलो ठीक है। एक बहुत पहले एक बच्चे ने सवाल पूछा था जब मैंने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ाया था तभी, कि सर एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल पे 3 पार्टिकल्स है। याद होगा तुम लोग को, एक ट्राइंगल था, उस ट्राइंगल पे 3 पार्टिकल्स थे जो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ चल रहे थे। ठीक है ना? तो तुमसे सवाल में पूछा गया था कि ये तीनों पार्टिकल कब मिलेंगे, याद है तुमको? हाँ सर। ये सवाल ग्रुप में भेजा था। तो उस टाइम में ना हमने नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करा था कि जा करके ये पार्टिकल सेंटर पे मिलेगा, सारा हमने एनालाइज करा था कि सेंटर पे मिलेगा, और सेंटर पे मिलने के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा था, वहां से उधर के टर्म में स्पीड जा करके कैलकुलेट करके वेलोसिटी उधर का कैलकुलेट करके फिर हमने टाइम निकाल लिया था। लेकिन अभी क्या है ना, ये पार्टिकल कहाँ पे मिल रहा है, किधर मिल रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम रिलेटिव का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो मैंने रिलेटिव के कंसेप्ट में बताया था तुमको कि जैसे ही रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करते हैं, जो इनिशियल सेपरेशन होता है पार्टिकल का वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। याद होगा तुमको? हाँ सर। ये तीनों पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। ठीक है ना? तो जब मिल गए, कहीं ना कहीं अगर मिल गए, तो रिलेटिव सेपरेशन जो होगा इनिशियल, एस रिलेटिव अगर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी हाउ मच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये पार्टिकल इससे मिल रहा है जाकर के कहीं ना कहीं। ठीक है ना? मोशन कुछ होगा हमें नहीं मतलब, बोल रहा है कि कोलाइड कर रहा है, तो मैंने कोलाइड के बारे में समझाया था। कोलिजन जब भी होगा तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाता है, इनिशियल सेपरेशन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ आंख बन करके तुम एस रिलेटिव कितना लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। आया ना? हाँ सर। याद है ना ये सबको, कि जब भी कोलिजन होता है तो इनिशियल सेपरेशन किसके बराबर हो जाता है, एस रिलेटिव के बराबर हो जाता है। ठीक, अब हमें करना है क्या है कि ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, तो हम 1 का मोशन 2 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 1 का जो मोशन है वो किसके रेस्पेक्ट में देख लेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में। तो अगर 1 का मोशन 2 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 1 तो बेचारा रेस्ट में चला गया, 1 कहाँ चला गया, रेस्ट में चला गया। तो अगर 1 2 दोनों मिल रहे हैं, समझना 1 2 दोनों मिल रहे हैं, तो 1 रेस्ट में चला गया, इसकी स्पीड किसको मिल जाएगी, 2 को मिल जाएगी, लेकिन किधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, इधर की तरफ, दैट इज u। और इसके पास पहले से एक स्पीड था जो इधर की तरफ था u। आ रही बात समझ में? अब देखो ये जो पार्टिकल है ना, ये 2 1 से मिलने के लिए इस पाथ को फॉलो करेगा। 1 को क्या दिखेगा, 1 को हमेशा क्या दिखेगा कि 2 उसके तरफ आ रहा है, क्योंकि अपने रिलेटिव में 1 देख रहा है 2 को और दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसा क्या दिख रहा होगा 1 को कि 2 हमेशा उसको अप्रोच कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। जब भी कोलिजन होता है तो ये चीजें दिमाग में बिठा के रखना कि दो कोलाइडिंग पार्टिकल है ना, उसमें किसी एक पे बैठ जाओगे ना तो दूसरा पार्टिकल हमेशा तुम्हारी तरफ आते हुए दिखेगा, तभी जाकर के कोलिजन होगा। भले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीजों को देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम एक किसी पार्टिकल पे बैठ गए और दोनों का कोलिजन हो रहा है, तो दोनों हमेशा क्या दिखता है, एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखते हैं, तभी तो कोलिजन होगा ना।
तो ये जो 2 है वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। तो इसमें से एक वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, लेकिन इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो ओनली इधर की तरफ है। तो अगर इसकी बात करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, दैट इज u प्लस q cos थीटा। आ रही बात समझ में? u तो ये था ही, इसका 2 कंपोनेंट है, एक इधर की तरफ और एक इधर परपेंडिकुलर की तरफ, दैट इज u sin थीटा। ये तुम्हारा थीटा है, तो ये u sin थीटा है, और एक इसका कंपोनेंट u cos थीटा के बराबर है, u sin थीटा q cos थीटा। चलिए आ रही बात समझ में? तो इसका एक जो कंपोनेंट है ना, उसके चलते ये कहा जाएगा 1 की तरफ जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के चलते नहीं जाएगा। कौन से कंपोनेंट के चलते जाएगा? इसके चलते तो वो जाएगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ ही हो सकता है ना? परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो सर दो पार्टिकल के ऊपर की तरफ। इधर की तरफ? हाँ इधर की तरफ कैसे होगा? और- एंगल किसके, देखो, नहीं नहीं नहीं, करके सर 90 डिग्री करके। हाँ देखो ये u है, ठीक है, तुम कुछ अलग तरीके से इमेजिन करते हो चीजों को, पता ना क्यों। ये थीटा, ठीक है, हाँ तो ये जो कंपोनेंट है ये थीटा, ये थीटा, इसका कंपोनेंट लोगे तो एक इधर की तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर, 2 कंपोनेंट आएगा, एक इस लाइन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। तो इसका कंपोनेंट देखो, अगर ये एंगल देखोगे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ओ सॉरी सर, हाँ सर ठीक है, मैं सर ऊपर की तरफ ध्यान लेता हूँ। हाँ, पता ना कैसे इमेजिन कर लेते हो तुम। चलो ठीक है, कोई ना, कभी कभी कंफ्यूजन होना भी चाहिए। तो इसका कोई, ये जो u sin थीटा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा इधर की तरफ, इधर की तरफ। आ रही बात समझ में? ये जो वेलोसिटी है, ये जो कंपोनेंट आया u sin थीटा, क्या इसके चलते ये पार्टिकल इससे जाके टकराएगा? नहीं सर। नहीं टकराएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, पाथ के परपेंडिकुलर है। तो टकराएगा किसके किसके चलते? इस u के चलते और इस u cos थीटा के चलते। तो यहां से तुम देखोगे तो तुमको v रिलेटिव मिलेगा, एंड v रिलेटिव इज हाउ मच। और एक चीज और, ये थीटा कितना होगा? सवाल में तुमको दिया था कि ये कैसा कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री हो हाँ। जाएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2। तो u प्लस u/2 करोगे, सो इट विल गिव हाउ मच? 3u/2। अब तुमने ये सारा कम कर लिया, तो t जो होगा इट विल बी s रिलेटिव बाई v रिलेटिव, दैट इज a बाई 3u/2, सो 2a/3u। ठीक है, हाँ फाइनल सर। आंसर होगा टाइम का, इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 2a/3u। जहां पे तुमको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पार्टिकल कहाँ पे टकराएगा, क्या करेगा, उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब और मैंने इसमें पाथ तो सर आपने 2 कंपोनेंट से कर दिया, तीसरा कंपोनेंट तो लगा कुछ काम ही नहीं लगा। तीसरा कंपोनेंट नहीं, तीसरा तीसरा जो पार्टिकल है, हाँ पार्टिकल हाँ वही। हाँ रिलेटिव, तीसरा पार्टिकल। तो तीनों तीनों पार्टिकल टकरा रहे हैं ना, तो किसी दो को होल्ड पकड़ के देखोगे, मतलब टकराना का कोलिजन कैसे हो रहा है? देखो, ये पार्टिकल इसके तरफ जा रहा है, और ये पार्टिकल इसके तरफ जा रहा है, तीनों जाके करके कहीं कोलाइड हो रहा है। तो जो हाँ दो के बीच में मोशन होगा, वही मोशन तीसरे के बीच में भी हो रहा होगा, तीसरे के रिलेटिव में भी। हाँ तो किसी दो को होल्ड करके देखोगे तो बाकी वो थर्ड का मोशन अपने आप एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि यही अगर आइडेंटिकल सर एक पार्टिकल से स्क्वायर होता तो आइडेंटिकल 2 पार्टिकल लेकर ही करता है। 2 पार्टिकल लेके ही करते हैं, क्योंकि वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं ना। जो सारे हाँ। पार्टिकल है वो आइडेंटिकल पाथ फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरीके का पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो किसी दो को पकड़ो और उनसे पूछ लो कि कहाँ जाके टकरा रहा है। तो वो जो चीज है ना, वही मैंने बोला कि जब पहले मेथड से हमने सॉल्व करा था प्रीवियस क्लासेस में, तो वहां पे हमें ध्यान देना था कि पार्टिकल्स कहाँ पे टकरा रहा है, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो मैंने बोला था कि वो जाके सेंट्रॉइड पे टकराएगा, उसका जो पाथ ड्रॉ करा था तुमको याद होगा कि जो ये पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, मोशन का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा पाथ आएगा, इधर पे जाके टकरा जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुमको ज्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में पाथ सोचना पड़ता है कि पाथ कैसा होगा। बहुत सारे बच्चे ये उनको समझ में ही नहीं आएगा कि पाथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, पागल हो जाते हैं बच्चे कि सर ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हो, एक्सप्लेन करा था मैंने कि ऐसा पाथ क्यों होता है। लेकिन जब ये मेथड हम फॉलो करते हैं ना, पाथ क्या है, गोली मारो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। कोलिजन हो रहा है, हाँ हो रहा है, जो इनिशियल सेपरेशन होगा दैट इज एस रिलेटिव, तो वी रिलेटिव निकालो, टाइम आ जाएगा सिंपली। छोटा सा फॉर्मूला है, एस रिलेटिव पता है, वी रिलेटिव पता है, तो टी इज इक्वल टू एस रिलेटिव बाई वी रिलेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है,
हाँ सर। तो जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है ना, कभी कभी सवाल को बहुत ही सिंपल कर देता है। बहुत सारी चीजें को तुमको सोचना ही नहीं पड़ता है, नहीं सोचोगे काम खत्म। पाथ जो होता है वो बहुत सिंपल हो जाता है रिलेटिव मोशन के केस में। कभी भी जब चीजें जो भी दो चीजें टकरा रही हैं, उनको उनके लिए सबसे पहला चीज हमें क्या सोचना है, किसी एक पे बैठोगे तुमको क्या दिखेगा, आके आके लगता हुआ दिखेगा। जैसे इधर से क्या हुआ, समझो एक और मस्त चीज बता रहा हूँ। किसी ने इधर से एक स्टोन फेंका है, इस स्टोन फेंका है, और इधर से कोई एरो चला रहा है ऐसे स्टोन को हिट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ग्राउंड से देखोगे तो स्टोन का मोशन ऐसे होगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और एरो का देखोगे तो एरो स्ट्रेट लाइन में जाकर के इसको हिट करेगा, ठीक है। अब देखना सिंपलिसिटी क्या है कि अगर तुम इस आलू पे बैठ गए ना, ये जो स्टोन है यहाँ पे बैठ गए, तो क्या होगा, स्टोन का जो मोशन हो रहा है, जो कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, वो तुमने रिड्यूस कर दिया। अब तुमको क्या दिखेगा, बस इस एरो का मोशन दिखेगा, और एरो क्या होगा, हमेशा तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखेगा। तुमको हिट करने के लिए एरो को किधर आना पड़ेगा, हमेशा तुम्हारी तरफ आना पड़ेगा, एरो आकर के हिट करेगा। क्लियर है। तो कभी कभी हमें कॉम्प्लिकेटेड पाथ को रिड्यूस करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड जो भी क्वेश्चन में ये होते हैं कि पाथ जो है वो कैसा होगा या कहाँ पे कोलाइड करेगा, उन सारी चीजों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज कर देते हैं। वहां से सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर तुम गलती ना करो। जैसे ये भी रिलेटिव निकालने में अगर किसी ने गलती कर दिया तो नहीं हो पाएगा। एस रिलेटिव निकालने में किसी ने एस रिलेटिव निकालने में तो गलती नहीं होना चाहिए। मैंने 50 बार से ज्यादा मैं बोल चुका हूँ कि एस रिलेटिव क्या होता है कोलिजन के केस में, ठीक है। हाँ सर। और कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। सर आपकी वॉइस कभी कभी अटक जा रहा है। वॉइस ही अटक जा रहा है। सबको अटक रहा है कि बस तुम ही को अटक रहा है? सबको अटक रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सर। मैंने तो नहीं सर। देखो अभी बारिश का मौसम है तो सबका इंटरनेट गड़बड़ होता ही है, ये थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो ये सारी दिक्कतें हल्की फुल्की होती है, कभी मेरा इंटरनेट कभी तुम्हारा इंटरनेट, क्योंकि अब इंटरनेट जो है वो हम तो बनाते नहीं, या तुम उसका कुछ ऑपरेटर हो नहीं। वो किसके हाथ में है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर, वो बेचारे बारिश में बोल देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अंबानी के हाथ में है। हाँ, अंबानी के भी हाथ में नहीं है यार, अंबानी भी कुछ नहीं कर सकता। उसके घर भी कभी कभी इंटरनेट जाता होगा जब बहुत तेज बारिश आती होगी। तो मुंबई में भी जब बारिश आती होगी ना, तूफान आती होगी ना, तो उसके घर भी गायब हो जाता होगा, जबकि जियो उसी सर का। आपको एक प्रॉब्लम भेजा है, वो एक बार बता दीजिए ग्रुप पे। कहा ग्रुप में भेजे हो? अब ग्रुप में भेजे हो यार तो फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा दिक्कत लगता है, इसलिए बोलता हूँ कि जो भी सवाल है ना वो क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले भेज दिया करो। सर पहले ही भेजा था 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट पहले भेजे थे हमने, मैंने ही नहीं देखा। तुमने यार कितने सवाल भेजे हैं, 6? नहीं सर, वो इनकाइंड पेन वाला। कौन सा सर इंक्लाइन प्लेन बाकी वाला? सब वो मैथ का प्रॉब्लम है। अच्छा मैथ का, हाँ चलो। when an object is shot from the bottom of an long inclined plane kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel the distance. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या दिक्कत आ रहा है? रुको मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। कहा गया जो समझो, दिख रहा है बोर्ड, दिख रहा है ना? समझो क्या बोल रहा है। कह रहे हैं ना कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इस इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से एक पार्टिकल को फेंक रहा है। इंक्लाइन प्लेन के बॉटम से क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को फेंक रहा है। तो इसका जो रेंज है ना अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज x1। और ये x1 कब आ रहा है, when this inclined plane is making an angle 60 डिग्री, ठीक है। हाँ। ये सवाल का पहला पार्ट है, कह रहा है कि अगर एंगल 60 डिग्री है इंक्लाइंड प्लेन का, तो जो रेंज है दैट इज x1। और अगर इसी इंक्लिनेशन को हम 30 डिग्री कर दें, इसी इंक्लिनेशन को हम कितना कर दें, 30 डिग्री, और पार्टिकल को सेम स्पीड सेम एंगल पे फेंके, तो क्या हो रहा है, इस केस में वो जो रेंज ट्रेवल कर रहा है दैट इज x2। यही है ना? हाँ। तो अब तुमको रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ कि रेंज कैसे डिपेंड करता है ऑन दिस थीटा। जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें ध्यान दिया होगा ना तुमने। तो उस फॉर्मूला में, रेंज के फॉर्मूला में
ये जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो कैसे इफेक्ट करता है वही कैलकुलेट करना। अब जो सवाल है ना, तुमसे रेशियो पूछा हुआ है, तो जब रेशियो पूछता है ना तो वेलोसिटी की वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर नीचे कट जाएगा। हमें बस क्या करना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो x1 का फॉर्मूला लिख दो, x2 का फॉर्मूला लिख दो, रेशियो निकाल लो। सर निकालिए रेंज का वैसे। फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है, 2u² sin थीटा माइनस अल्फा cos थीटा बाय g cos स्क्वायर अल्फा। हाँ हाँ, उसमें थीटा और अल्फा दोनों एक पता है और दूसरा तो पता ही नहीं है। कौन सा अल्फा नहीं पता है? हाँ, अल्फा पता है, थीटा नहीं पता। एक मिनट फिर से देख लेता हूँ मुझे। When an object is shot from the horizontal, ठीक है, with horizontal it travel, but when inclination is decreased to 30 and the same object is shot with same velocity, it can travel। अच्छा, ये जो सवाल है ना, आप बेसिकली इसमें देखो क्या, ये जो प्रॉब्लम है ना, हाँ ये प्रोजेक्टाइल का नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। नॉर्मल कहने का मतलब, इसको हम कैसे फेंक रहे हैं, नीचे से जब फेंक रहे हैं ना तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है अलोंग द प्लेन। ओ सवाल सर में अगर ओके, देखोगे ना, मैंने सब सवाल जब में देख, इंक्लाइन कर्व का हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, वो भी जो मैंने जब जल्दी में पढ़ा ना तो मुझे भी वही लगा। उसमें है ना क्या, एक टर्म देखोगे स्मूथ, लिखा हुआ है स्मूथ प्लेन, हाँ हाँ ठीक है। तो ऐसे कोई भी पढ़ेगा वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में वही होता है कि पार्टिकल फेंका जा करके से गिर गया। तो वो जो स्मूथ है ना, स्मूथ से पता चल रहा है कि जो पार्टिकल हम उसको प्लेन के अलोंग फेंक रहे हैं, ताकि फ्रिक्शन वाला जो टर्म है वो अपने आप गायब हो जाए। सारी बात समझ में? इसको कैसे फेंक रहा है, इसको प्लेन के अलोंग फेंक रहा है। तो पहली बार जो प्लेन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। v वेलोसिटी से फेंका, x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दूसरी केस क्या है, v वेलोसिटी से फेंक रहा है, लेकिन इस बार इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब हो जाएगा, ठीक है, हाँ। क्लियर है। अब अल्फा की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लोगे ना अब? तो एक बार बता ही दीजिए। बता ही दो, चलो ठीक है। देखो दोनों केस में एक्सीलरेशन का मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन आराम से निकाल सकते हो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इट विल बी जी साइन थीटा। इंक्लाइन प्लेन का अलोंग एक्सीलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा। अगर यहाँ से इसको फेंक रहे हो तो यहाँ पे इसका कुछ इनिशियल स्पीड होगा, फाइनली जब यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से फेंका, यहाँ पे पहुंचा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, दैट इज जी साइन थीटा। जब भी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग किसी पार्टिकल को फेंकेंगे और एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिया हुआ है, तो करके एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के नीचे की तरफ हम क्या लगा देंगे, जी साइन थीटा लगा देंगे, जो मैंने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको यू पता है, भी पता है, जी साइन थीटा पता है, तो x1 निकाल सकते हो। कौन से रिलेशन से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला होता है। हाँ b सर। कितना है, 0 है, u तुमने माना हुआ प्लस 2। अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, दैट इज जी साइन थीटा इनटू x1। ये एक रिलेशन मिला तुमको, है कि हाँ नहीं। सर। हाँ दूसरा रिलेशन कैसे मिलेगा, स्पीड सेम रख रहे हैं, तो अगर स्पीड सेम रखोगे तो दूसरा जो रिलेशन आएगा इट विल बी 0 यू स्क्वायर प्लस वो 2 टू जी माइनस साइन। थीटा। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, और यहाँ x2 कर दो, ठीक है हाँ ना। सर ठीक, अब हो दोनों जाएगा। को सिंप्लीफाई कर लो, हो हाँ जाएगा। हाँ 1/√3। 1:√3। ये किसने बताया, जो उल्टा पुल्टा सवाल पूछते रहता है, उसी ने बताया क्या? 1:√3 किसने बताया? सर जो मैंने। इसने वेलोसिटी वाला जो जिसने पूछा वही बताया ना। अरे शर्मा क्यों रहे, बोलो तो। चलो ठीक है, कोई ना, परेशान मत हुआ करो। मजेदार फिजिक्स, अगर सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कुछ कुछ, तो ज्यादा मजा आता है। देखो अभी ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, रेन वर्सेस जो भी सिचुएशन था वो हमने खत्म कर लिया। जो हमारा न्यू चैप्टर है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको शॉर्ट में हम एनएलएम भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ
मोशन। और ये जो चैप्टर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एप्लीकेशन के पढ़ने के बाद जो भी चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में सब में होगा। ये जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे तुमने पढ़ लिया, इसके आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें सब में इसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होगा ही, ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसका वीक हो गया, एक तरीके से समझो उसका पूरा 11th वीक रह जाता है, ठीक है ना। जिसने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसके लिए क्या दिक्कत होता है, वो हमेशा कंप्लेन करता है, सर मेरा मैकेनिक्स वीक है, मेरा मैकेनिक्स वीक है, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इसलिए ये चैप्टर जो है ये ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फोर्स। हर जगह तुमको फोर्स फोर्स दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो भी चीजें हम पढ़ रहे थे ना, वो किस पोर्शन में आता है, वो आता है काइनेमेटिक्स में। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो काइनेमेटिक्स में आता है, क्योंकि वहां जो भी मोशन हो रहा है ना, उसका कॉज क्या है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम बस वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यही सारी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो मोशन हो रहा है बॉडी का, वो किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके कौन से कॉज के चलते हो रहा है, वो हमने कंसीडर नहीं करा है। अब हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग काइनेमेटिक्स से डायनामिक्स पार्ट में इंटर करते हैं या काइनेटिक्स पार्ट में इंटर करते हैं, क्योंकि अब हम फोर्स की बातें करेंगे। मोशन होगा, क्यों हो रहा है भैया, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, चलो फोर्स बताओ। इस तरीके का सवाल तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। ऐसे सवाल तुमसे पूछे जाते हैं। वो कहाँ पे मिलेगा तुमको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा। क्लियर है। अब बोलो फोर्स होता क्या है, किसी को आइडिया फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? अपने लैंग्वेज में कुछ भी बता दो कि फोर्स क्या होता है। फोर्स ऐसा है, कॉज है जिसके लिए कोई रेस्ट पार्टिकल मूव करता है, मूव करने की कोशिश करता है, और कोई चलने वाला पार्टिकल रेस्ट में आता है या रेस्ट में आने की कोशिश करता है। और कुछ जो फोर्स कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और इनर्शिया का चेंज कर सकता है। इनर्शिया ही तो वही तो है ना, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना। और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, शेप चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। तो जो फोर्स है ना, जो शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, उसके लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ है, दैट इज इलास्टिसिटी, ठीक है ना। फोर्स का कितना काम होता है, दो काम होता है। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब होता है वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो फोर्स का पहला काम है इट कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। दूसरा काम होता है इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जो कि जिसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया, जो हम कहाँ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी। क्लियर है। तो लिखना, फोर्स इज अ इंटरैक्शन बिटवीन force is a interaction between two bodies. Force is a interaction between two bodies. Force is a interaction between two bodies which can change state of motion of body, which can change state of motion of body, ठीक है, and shape and size of body. And shape and size of body. तो ये जो ऊपर वाला टर्म है, जिसको स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी बोलना है, ये हमारे लिए इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम वही सारी चीजें देखते हैं कि फोर्स लगने के चलते बॉडी में मोशन आया, किस तरीके का मोशन आया, कौन से डायरेक्शन में मोशन आया, ये सारी हम बातें करते हैं। और अगर सिंपल फॉर्म में बात करो ना, तो फोर्स इज पुल एंड पुश। फोर्स क्या होता है, इंटरैक्शन है दो बॉडीज के बीच में। तो अगर दो बॉडी इंटरैक्ट कर रही है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को या तो पुल कर सकता है या तो पुश कर सकता है। फोर्स कभी भी, फोर्स एनालाइज करने के लिए कभी भी तुम अगर
एक बॉडी की बात करोगे तो एक बॉडी नहीं होगा। कभी भी जब तुम्हें फोर्स दिख रहा होगा तो देयर मस्ट बी टू बॉडीज, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही होगी। जैसे इस पेन की बात करूं तो अगर इस पेन को मैंने होल्ड करा है तो मेरे फिंगर से इस पे फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ एक ऐसा भी फोर्स लग रहा है जो तुमको नहीं दिख रहा है डायरेक्टली, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसका इफेक्ट दिखेगा जब तुम इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो फोर्स होने के लिए, फोर्स एग्जिस्ट करने के लिए तुमको कम से कम कितना बॉडी चाहिए, दो बॉडी चाहिए, क्योंकि वही दोनों इंटरैक्ट करेंगी। उस इंटरैक्शन के चलते स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है या साइज चेंज, और उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंटरैक्शन को हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास, चार फंडामेंटल फोर्सेस है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, और न्यूक्लियर फोर्स वीक टाइप का होता है। हमारे लिए यहाँ पे जब ये पूरा चैप्टर जो पढ़ेंगे ना, इस पूरे चैप्टर में जितने भी फोर्स का तुम नाम लोगे, जितने भी फोर्सेस का हम नाम लेंगे, दैट विल कहाँ से बिलोंग करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। जैसे टेंशन जो है, टेंशन पूरे चैप्टर में टेंशन टेंशन तुमको दिखेगा, तो टेंशन एक फोर्स है जो किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली स्प्रिंग आएगा, तुमको स्प्रिंग फोर्स तुमको दिखेगा, अगेन स्प्रिंग कैसा फोर्स है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तुमको वेट दिखेगा, वेट कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सारी चीजें बेसिक है, बहुत सारी मतलब जूनियर क्लासेस में तुमने ये सारी चीजें पढ़ लिया होगा, बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि किस किस टाइप का फोर्स है हमारे पास। और जो भी फोर्स आ रहा है, या नॉर्मल रिएक्शन, जैसे बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, कॉन्टेक्ट फोर्स की, ये सारे फोर्सेस तुमको यहाँ पे दिखेंगे। और जो भी फोर्सेस का नाम लिए जाएंगे वो चार फंडामेंटल फोर्सेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से, जो मैंने बोला, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्स वीक एंड न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग, क्लियर है। आगे बढ़े तो लिखना some important forces, some important forces, some important इसमें पहला पढ़ेंगे हम वेट, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेट होता क्या है, वेट क्या होता है, बोलो। अगर तुमसे वेट पूछा कोई जाए भी तो पार्टिकल को अर्थ जितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, दैट इज वेट, ठीक है। तो लिख लो इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, force of gravitational attraction acting on a body, force of gravitational attraction acting on a body due to gravity, due to gravity of earth, due to gravity of earth, due to gravity of earth is known as weight, is known as weight, is known as weight, and it is given as W is equal to mg, where m is mass of body, g is acceleration due to gravity, और g की वैल्यू तुमको पता ही है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में वेट अगर हमें यूज करना होगा तो क्या देगा, हमें मास देगा बॉडी का, उस मास को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। और वेट चूंकि फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन। तो वेट का भी यूनिट क्या होगा, वेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन होगा, हो गया। तो वेट जो है ये एक कॉमन दिखेगा, पूरे चैप्टर में वेट वेट की बातें करेंगे। नेक्स्ट जो कॉमन फोर्स दिखेगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स।
नेक्स्ट जो तुम्हें मोस्ट कॉमन फोर्स दिखेगा दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स समझते हैं क्या होता है? आइडिया है किसी को व्हाट इज कॉन्टेक्ट फोर्स? हाँ सर। क्या होता है बोलो? वो सर अगर दो पार्टिकल को एक टच में रखे तो वो एक पार्टिकल का जो मॉलिक्यूल होगा वो तो उसके ऑपोजिट पार्टिकल का मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से धक्का लेगा। धक्का देगा, ठीक है। मतलब एक होता क्या है कि जब भी दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में रखते हैं, देयर इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, जिसके चलते एक फोर्स अराइज होता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। तो यानी कांटेक्ट फोर्स की अगर बात करोगे तो कांटेक्ट फोर्स किस टाइप में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। तो लिख लो, इसमें लिख लो, force acting at force acting at force acting at contact of two bodies, force acting at contact of two bodies, force acting at contact of two bodies is known as contact force, is known as contact force, is known as contact force. It has two components. It has two components. ये सुन के थोड़ा सा तुमको परेशानी हो सकता है। It has two components. First one is normal reaction and second one is friction. अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ही है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या बैठा होता है कि दिस नॉर्मल रिएक्शन इज कांटेक्ट फोर्स। नहीं, कांटेक्ट फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? तुमको कांटेक्ट फोर्स दिखेगा। क्योंकि बॉडी के कांटेक्ट के चलते क्या होता है? दो चीजें होती है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन आता है और दोनों बॉडी में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उस रिलेटिव मोशन के चलते फ्रिक्शन आता है। क्लियर है? अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो बस नॉर्मल रिएक्शन दिखेगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज टोटली कांटेक्ट फोर्स व्हेन बॉडी इज इन रिलेटिवली रेस्ट कंडीशन। और जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा बॉडीज के बीच में तो एक और फोर्स आता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं। और फ्रिक्शन इज बेसिकली कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। आ रही बात समझ में? सर टेंशन भी तो कांटेक्ट, टेंशन कांटेक्ट फोर्स है। सर दो टेंशन बॉडी किसके के बीच में लगता कांटेक्ट। है? टेंशन रस्सी में दिखता है, टेंशन स्ट्रिंग में दिखेगा कब? जब उसको काटोगे। टेंशन पढ़ेंगे अभी, परेशान मत हो। टेंशन कब दिखता है? रस्सी ऐसे खींच के रखे हो ना, टेंशन नहीं दिखेगा। कब टेंशन दिखेगा? जब रस्सी को काटोगे। टेंशन देखने के लिए रस्सी को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो जब तुमने रस्सी को काटा ना तो ये रस्सी, इधर टेंशन टी और इधर टेंशन टी, तो ये इधर भी जो रोप है उसी रोप का पार्ट इधर है। ये दो डिफरेंट बॉडीज नहीं है, एक ही बॉडीज है, अलग अलग नहीं है। वो समझेंगे अभी, टेंशन आगे समझेंगे। पहले ये लिख लो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ये समझ लो। पहले लिखना, नॉर्मल रिएक्शन में लिखना कंपोनेंट ऑफ contact force which acts along component of contact force which acts along common normal, which acts along common normal, which acts along common normal at the point of contact, common normal at the point of contact, at the point of contact of two bodies, is known as normal reaction, is known as normal reaction. सर
सर एक बार वो कांटेक्ट फोर्स का वो डेफिनेशन एक बार बोलेंगे, वो सर कट गया था फिर से बोले। इसलिए। अच्छा, क्या बोल रहे थे एक बार देख लें। वो 2 बार 3 बार बोलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। एक बार मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि सेम टू सेम बोल लूं। नॉर्मल रिएक्शन इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स which acts along component of contact force which acts along common normal which acts along common normal at the point of contact, common normal at the point of contact of two bodies. ठीक है, जैसे दो बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ना, बॉडी ए और ये बॉडी बी, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। तो होता क्या है कि एक, अगर इस बॉडी की बात करोगे, ये बॉडी हर पॉइंट पे क्या है, कांटेक्ट पे है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जाकर के देखोगे ना, और वहां पे कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेसेस। कॉमन नॉर्मल का मतलब है कि अगर ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर कॉमन नॉर्मल है तो ये परपेंडिकुलर इस बॉडी पे भी होगा, इस बॉडी के कॉन्टेक्ट सरफेस पे, और ये इस बॉडी के भी कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल होगा। आ रही बात समझ में? तो एक ऐसा फोर्स है जो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, इसलिए इसको कॉमन नॉर्मल बोलना है, क्योंकि ये दोनों पे ये है, परपेंडिकुलर है। आ रही बात समझ में? कॉमन नॉर्मल का क्या मतलब है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो दिस कॉमन नॉर्मल का मतलब होता है लाइन, लिख लो इसको, लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेसेस। दोनों सरफेस पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर बी की बात करोगे तो बी का कॉन्टेक्ट सरफेस कहाँ है, ये नीचे वाला, तो इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यही सेम लाइन अगर इस पे भी परपेंडिकुलर हुआ, अगर देखोगे बी को थोड़ा नीचे ड्रॉ करोगे तो यही लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो जो भी फोर्स इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, जो कॉन्टेक्ट फोर्स इस लाइन के डायरेक्शन में होगा, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हम आगे पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि बी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ए पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, परपेंडिकुलरली लग रहा है सरफेस, सॉरी ए पे। आ रही बात समझ में? एंड दिस एन इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अगर यही सरफेस कर्व्ड होता, समझ लो, एक और चीज बता दे, ये सरफेस अगर कर्व्ड होता, हाँ बोलो सर। ये जो कांटेक्ट फोर्स है, ये क्या मिडिल पे ही लगेगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मिडिल पे नहीं लगता है। जितने पॉइंट्स कांटेक्ट में है सब जगह लग रहा है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फोर्स का एक काम है ना, तुमको फोर्स, जैसे मैं अगर फेस पे अपने में ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ, जितना पॉइंट कांटेक्ट में है सब जगह लगा रहा हूँ। फोर्स जो होता है ना, एक तरीके का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसको हम सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं ना, फोर्स हर पॉइंट पे लग रहा है जहां जहां कांटेक्ट है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं और उस पॉइंट पे एक एरो से फोर्स को शो करते हैं। फोर्स एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो तुमको लग रहा है ना कि ये जो एक ही पॉइंट पे मैंने दिखाया तो एक पॉइंट पे लग रहा है, नहीं, ये क्या लग रहा होता है, बहुत सारे पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट कांटेक्ट है सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो उन सब में सब जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो उन सारे का कॉम्बिनेशन हम शो करते हैं, ना कि हम क्या शो करते हैं, इंडिविजुअल फोर्स शो करते हैं। हम सारे और फोर्सेस सर का जो कॉम्बिनेशन को वो एक show लाइन करते हैं। से ड्रॉ करते हैं। कॉम्बिनेशन को एक लाइन से ड्रॉ करते हैं एक जगह पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिडिल में होगा या कहाँ पे होगा, वो डिपेंड करता है बॉडी का डायनेमिक्स कैसा है, जो कि उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। हायर स्टडीज में जाओगे, जैसे तुम बीटेक कर रहे हो या उससे आगे जा रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो वहां पे ये सारी भी चीजें देखनी होती है। नॉर्मल रिएक्शन हम देखते हैं कि ये जो बॉडी है ना, अगर किसी बॉडी को वर्टिकल होल्ड करके रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंटर से ही पास करेगा, ये ऊपर भी शिफ्ट हो जाता है, नीचे भी शिफ्ट हो जाता है, डिपेंड अपॉन द डायनेमिक्स।
तो उतना डिटेल में तुम्हें नहीं जानना है, तुम्हें बस नॉर्मल रिएक्शन एक लाइन से शो करना है, एंड दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ सरफेस। क्लियर है? ओके सर। अब बात करते हैं, ऐसा कुछ कर्व्ड बॉडी दे दिया, जैसे अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारा बी है और ये ए है। इस बार जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है वो कैसा सरफेस है? दिस इज कर्व्ड, ठीक है ना। तो अगर कर्व्ड सरफेस है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करोगे तो जो कॉमन नॉर्मल है ना वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे अगर सरफेस बी का सरफेस ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कॉमन नॉर्मल इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे ऐसे। तो ये कॉमन नॉर्मल कर्व्ड सरफेस पे जो होगा दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कर्व्ड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, कर्व्ड सरफेस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सारे के सारे नॉर्मल कहाँ से पास करते हैं? प्रॉपर्टी है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तुमने कि जितने भी नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल टू अ कर्व्ड सरफेस दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर ये तुम्हारा सर्किल है, इस सर्किल पे जितने नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो कहाँ से पास होता है? सर्किल के सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर इस सर्किल का एक छोटा सा पार्ट लोगे तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया। तो इस कर्व्ड सरफेस का हर एक नॉर्मल जो होगा वो कहाँ से पास कर रहा होगा? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा ना, हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। देखो इधर इधर है, ऐसे 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 ऐसे। किसी एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो सकता है, ऊपर की तरफ वर्टिकल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पे वर्टिकल होगा। तो इस बार जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, अब अगेन इन सारे पॉइंट्स के चलते आएगा। क्या होगा? ये जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स के चलते आएगा। तो हम ड्रॉ सारे पॉइंट्स का नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? इन सब का कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर इस पॉइंट का देखोगे तो इधर N1 और लास्ट वाला जो N2 है, ये दूसरे जो है ना इनका एक कंपोनेंट जो ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो जब इस पे फोर्स हम दिखाएंगे ना बी पे, तो हम पूरा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं दिखाते हैं, हम बस ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन एन शो कर देते हैं। आ रही बात समझ में? और ये एन जो है ये ऐसा नहीं है सोच लोगे कि मिडिल पे लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। हमें बस शो करना है कि ये फोर्स एन लग रहा है इस पे, और एन जो है इन सारे पॉइंट्स के बीच में जो इंटरएक्शन हो रहा है उसके चलते लग रहा है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट का, दैट इज फ्रिक्शन। लिखना कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ, आवाज आ रही है या कट कट क्या आ रहा है? नहीं सर ठीक आ रहा है। ठीक आ रहा है ना? कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स which is component of contact force which is parallel to the component of contact force which is parallel to the common tangent, which is parallel to the common tangent, which is parallel to the common tangent at the point of contact, at the point of contact is called friction force, is called friction force. It exists टेंजेंट के बाद सर common tangent at the point of contact, at the point of contact, common tangent at the point of contact is called friction force, is called friction force. It exists only for rough surfaces. It exists only for rough surfaces. ठीक है? तो अगर सवाल में तुमसे बोल दिया हो सरफेस इज स्मूथ, जैसे ही सवाल में स्मूथ दिखे ना फ्रिक्शन गायब हो जाता है।
ठीक है, फ्रिक्शन नहीं दिखेगा। ये कब दिखेगा? व्हेन सरफेस इज रफ। सवाल में दे दिया है सरफेस इज नॉट स्मूथ, तो इसका मतलब रफ है, वहां पे फ्रिक्शन दिखेगा। तो अब इसका मतलब क्या है? जैसे अगेन मैं वही दो बॉडी लेकर के देख रहा हूँ, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये जो दोनों बॉडीज है ना, इनका कॉमन टेंजेंट ऐसे होगा, पैरेलल टू द सरफेस। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे सरफेस का एक पॉइंट टच करके ऐसे निकल जाए। तो अगर ये प्लेनर सरफेस है ना, तो प्लेनर सरफेस का टेंजेंट पैरेलल होता है टू द सरफेस। आ रही बात समझ में? जैसे अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है, तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होगा? इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। तो ये जो सरफेस है ये प्लेन है, तो इस प्लेन सरफेस का जो टेंजेंट होगा दैट विल बी पैरेलल टू द सरफेस। यानी इस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, या तो वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन अगेन डिपेंड करेगा रिलेटिव मोशन किस तरीके का हो रहा है, जिसके लिए हम एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं फ्रिक्शन। और अगर ए पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो जो बी है उस पे फ्रिक्शन लगता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो न्यूटन ने एक्सप्लेन करा था अपने थर्ड लॉ से। तो ये जो फ्रिक्शन है दिस इज पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस। ये जो फ्रिक्शन बी पे लग रहा है दिस इज आल्सो पैरेलल टू द सरफेस। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉमन टेंजेंट के अलोंग लगता है। आ रही बात समझ में? वैसे ही अगर बॉडी पे हम, जैसे ये एक प्लेन बॉडी है दैट इज ए, और एक दूसरा बॉडी है बी, ठीक है, एंड दिस बी इज स्फेरिकल। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे का टेंजेंट नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे हो? सर टेंजेंट तो टच करेगा एक पॉइंट से, वो पैरेलल होगा तो कैसे टच करेगा सर? किस किसको पॉइंट टच पे? करेगा? वो बॉडी का। प्लेन सरफेस के लिए हर पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है टेंजेंट। एक्चुअली प्लेन सरफेस जो है उस पे जो टेंजेंट होता है वो हर एक सरफेस को ऐसे हर एक पॉइंट को टच करते हुए निकल जाता है, क्योंकि प्लेन सरफेस के लिए एक पॉइंट टच करना पॉसिबल नहीं है, प्लेन है ना वो ऐसा, ठीक है। प्लेन सरफेस पे टेंजेंट पैरेलल होता है। अब बात करते हैं ए और बी की। तो ए के लिए तो अभी देख लिया, ये जो सरफेस है कुछ इस तरीके का है। तो अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो हमें पता क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सबसे पहला चीज कॉमन टेंजेंट। तो बी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो ऐसा होगा, दिस इज योर टेंजेंट, है कि नहीं? बी पे अगर देखोगे तो बी पे इस पॉइंट पे ये ए से टच कर रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे डालोगे, आया ना? अब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो इसी लाइन के पैरेलल होगा। इस लाइन के पैरेलल मतलब या तो आगे की तरफ हो सकता है या तो पीछे की तरफ हो सकता है, अगेन वो डिपेंड करेगा रिलेटिव मोशन में, जो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। मैं अभी किधर लगा रहा हूँ? पीछे की तरफ लगा रहा हूँ। तो अगर इस फ्रिक्शन है तो ए पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, अगेन दैट इज रिजल्ट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है फ्रिक्शन के बारे में? क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो सर। अब तुमसे बोला जाए कि कांटेक्ट फोर्स बताओ, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल दोगे कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट फोर्स कॉम्बिनेशन है दो फोर्सेस का। देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर कांटेक्ट फोर्स इज गिवन एज FC is equal to रूट ओवर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो अगर कोई बॉडी है जिसपे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, 90 डिग्री इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फोर्स आएगा इट विल बी FC, जिसको हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट ओवर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। f क्या है? फ्रिक्शन है। n क्या है? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, FC इस फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है? और इसमें नोट क्या होगा? व्हेन सरफेस इज स्मूथ, व्हेन सरफेस इज स्मूथ f इज इक्वल टू 0। जब सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फ्रिक्शन 0 हो गया। देन
FC इज इक्वल टू N। FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N हो जाएगी। सर अगर सर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं करेगा, अगर वो फिक्स्ड रहेगा तो उस पर सर कांटेक्ट फोर्स सिर्फ ऊपर से होगा। बॉडीज में रिलेटिव मोशन नहीं है तो और फ्रिक्शन नहीं है तो F0 हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन देखने के लिए बॉडीज में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, फिर रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होना चाहिए, तभी जाकर के फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन अगर दोनों में से कोई चीज नहीं है, सरफेस स्मूथ है, अगर रफ भी है तो रफ होने के लिए रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो अगर रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं है देन अगेन F विल बी 0, और अगर F0 हो गया तो देयर विल बी ओनली वन फोर्स विच इज नॉर्मल रिएक्शन N। So this normal reaction will be equal to contact force। ठीक है, हाँ सर। हो गया, हटा दे इसको। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फोर्स जो तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा दैट इज टेंशन। तो टेंशन कब आएगा? इट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन molecules of string or rope when they are pulled from both ends। Force acting between it is force acting between molecules of a string or rope when they are pulled from both ends। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पुल करोगे ना दोनों एंड को, जैसे ये एक रस्सी है, अभी नॉर्मल ये रस्सी रखा हुआ है, कुछ फोर्स नहीं लग रहा है दोनों एंड पे, तो जो टेंशन होगा वो 0 होगा, इसमें टेंशन नहीं है। ठीक, टेंशन कब दिखता है? जब इस एंड पे और इस एंड पे तुम फोर्स लगा करके इसको खींचना शुरू करो, इधर से F और इधर से F, और हमेशा कैसा फोर्स होना चाहिए? पुल फोर्स होना चाहिए, क्योंकि रस्सी में पुश फोर्स नहीं दिखता है। रस्सी पुश फोर्स लगाओगे लूज हो जाएगा, और लूज होते ही टेंशन 0। तो टेंशन कब दिखेगा? जब रस्सी को पुल करते हैं। इसलिए रस्सी से हमेशा हम क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हो। जैसे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर रस्सी के सहारे खींचना है तो कैसे खींचते हो? पुश करके खींचते हो या पुल करके खींचते हो? कैसे खींचेंगे? पुल करके। तो रस्सी का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि वो बस पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों एंड पे पुल करोगे तभी जाकर के इसके बीच में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दिखेंगी, एंड दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज टेंशन। अब होता क्या है समझो, थोड़ा सा इंटरनल पे चलते हैं, मतलब अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। कि जैसे अगर रस्सी को जूम करोगे ना तो ऐसे एडजेसेंट पार्टिकल्स तुमको दिखेंगे। रस्सी को अगर जूम करोगे तो क्या होगा? सारे चीज मॉलिक्यूल से बने होते हैं, तो ऐसा कुछ दिखेगा तुमको, है कि नहीं? ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच में एक लेंथ होता है जिसको हम बॉन्ड, उसके बीच में एक सेपरेशन होता है जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्योंकि अगर देखोगे तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है इनका पोजीशन जो है ये फिक्स है, इनके बीच का सेपरेशन फिक्स है, और इसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब होता क्या है कि जब तुम फोर्स लगाते हो ना, जब तुम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो हर एक बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो चाहता है कि वो इस बॉन्ड लेंथ को रिगेन करके रखे, उसको चेंज ना होने दे। जितनी भी बॉडीज है,
जब उसको हम डिफॉर्म करते हैं तो उसका काम क्या होता है, वो डिफॉर्म होना नहीं चाहता है, मतलब अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं होना चाहता है, क्योंकि अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ पे पकड़ करके रखना चाहते हैं। तो अगर इसको खींचोगे, समझो अगर इसको खींचोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने लगेगा। क्या होगा, टेंस टू इंक्रीज होने लगता है। तो जब टेंस टू इंक्रीज होने लगता है तो ये मॉलिक्यूल इस पे और ये मॉलिक्यूल इस पे फोर्स लगाता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और ये जो मॉलिक्यूल्स है इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ। और ये जो फोर्स लग रहा है, अगर सारे पार्टिकल के फोर्सेस को कंबाइन कर दोगे तो दैट विल गिव टेंशन। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? टेंशन में आ रहा है। जब भी तुम दोनों एंड पे कुछ फोर्स मत लगाओ, बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिखेगा तुमको, टेंशन नहीं दिखेगा। या प्रेस करोगे तो बॉन्ड के साथ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब लूज एंड है या पुश कर रहे हो रस्सी लूज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखेगा जब उसको खींचोगे तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, लेकिन जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है वो क्या चाहता है, उसके बीच का बॉन्ड लेंथ ना बढ़े। जिसको उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो पढ़ेंगे अच्छा से एक पूरे बढ़िया चैप्टर में। उसी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के चलते यहाँ पे टेंशन की जाता है। आ रही बात समझ में? टेंशन समझ में आ रहा है क्या है? तो इसलिए इसको, अब जिसने पूछा था ना कि सर ये कांटेक्ट फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेम पार्टिकल, सेम बॉडी जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। ठीक है। और इसको देखने के लिए, टेंशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, रस्सी को काटते हैं। अगर ये तुम्हारा एक रस्सी है तो टेंशन तुमको कब दिखेगा, अगर इधर से फोर्स F लगा करके खींचो, इधर से फोर्स F लगा करके खींचो, मतलब पुल कर रहे हो, तो तुमको टेंशन ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो किसके बीच में लग रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में टेंशन देखने के लिए रस्सी को काटना पड़ता है। रस्सी काटोगे टेंशन चीख चीख के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि इधर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा काटने पे, और इधर के मॉलिक्यूल इधर सेपरेट होगा काटने पे। अब तुमको दिखेगा कि इस मॉलिक्यूल पे ये मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और ये हम टेंशन T से शो करते हैं। और इस साइड जो मॉलिक्यूल्स है इस पे इधर वाले मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, जिसको T से हम इधर शो करते हैं। समझ में आया? तो कभी भी जब टेंशन देखना होगा तो क्या करोगे, रस्सी को काटोगे। क्लियर? रस्सी काटोगे टेंशन दिख जाएगा, रोप काटोगे टेंशन दिख जाएगा, नहीं काटोगे नहीं दिखेगा, कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है। और एक और इसमें चीज होता है, नोट में वो लिख लो, लिख लो, फॉर मासलेस स्प्रिंग, ये एक आइडियल अजम्पशन है जो हम यूज करते हैं। फॉर मासलेस स्ट्रिंग और रोप, टेंशन इज सेम वेयर इन द स्ट्रिंग। ये जो अजम्पशन है ये हम हर जगह यूज करेंगे जहां पे भी बता दिया कि स्ट्रिंग जो है, जो भी तुम्हारा रोप है वो कैसा है, मासलेस है। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट 1 पे काटा तो टेंशन T1 लिखेंगे, पॉइंट 2 पे काटा तो टेंशन T2 लिखेंगे। अगर रस्सी सेम है, फॉर मासलेस स्ट्रिंग और रोप टेंशन इज सेम एवरीवेयर। सेम रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगा अगर वो मासलेस है। सर मासलेस होगा तो क्या होगा? मासलेस मतलब मास M0, मास नेग्लिजिबल होगा। मतलब जब नहीं सर, मास रस्सी, अगर मास रहेगा तो क्या होगा? मास रहेगा तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, पढ़ेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब अगर ये चीज लिख दिया कि मासलेस स्ट्रिंग के लिए टेंशन हर जगह सेम होगा, तो अगर मास होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर जगह पे, नहीं सर, वो है कि नहीं? क्यों हाँ, तो क्यों? डिफरेंट होगा तो कैसे होगा, क्या कितना होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। एक दो सवाल करते हैं ताकि नीट ने या जेईई मेंस ने कभी पूछ दिया, वैसे सिलेबस में मासलेस स्ट्रिंग ही है लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो उसके लिए 2-3 सवाल करते हैं कि अगर स्प्रिंग में मास आ जाए, स्ट्रिंग में मास आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। पढ़ोगे, बहुत ही आसान है, वो भी हो जाता है। हो गया? चलो एक लास्ट और बचा हुआ जिसका यूज होता है बहुत ज्यादा, दैट इज स्प्रिंग फोर्स।
स्प्रिंग फोर्स, ये भी यहाँ पे यूज होगा। बार बार देखोगे कि स्प्रिंग फोर्स दिख रहा, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, देखो ये जो स्प्रिंग है ना, ये एक तरीके से रस्सी का आइडेंटिकल है। रस्सी को दोनों एंड को पुल करोगे तो क्या दिखता था, उसके बीच में टेंशन दिखता था। सेम चीज होता है स्प्रिंग में भी, कि जब इसको पुल करोगे तो एक फोर्स आएगा, दैट इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा फीचर भी है, जब इसको कंप्रेस करोगे ना, जब इसको पुश करोगे तो भी वो फोर्स दिखेगा। मतलब रस्सी के पास बस एक ही फीचर है कि उसमें बस पुल फोर्स दिखता है, लेकिन जो स्प्रिंग है इसमें पुल फोर्स भी दिखता है और पुश फोर्स भी दिखता है। क्योंकि इसके हेल्प से समझना, जैसे ये एक स्टोन है, यहाँ पे मैंने रस्सी बांधा, तो क्या तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके इसको मूव कर सकते हो? ये तुम्हारा रस्सी है, ये ब्लॉक है, नहीं सर, तुम इस नहीं। डायरेक्शन में इस रस्सी पे फोर्स लगा करके पुल इसको मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये कब मूव करेगा? जब तुम इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, क्योंकि तभी जाकर के इस रस्सी में टेंशन दिखेगा, पुल फोर्स के चलते टेंशन दिखता है। लेकिन स्प्रिंग के पास क्या प्रॉपर्टी है ना, अगर ये ब्लॉक है, अगर तुमने यहाँ स्प्रिंग लगा दिया, तो तुम इधर फोर्स लगा करके या फिर इधर फोर्स लगा करके, ये पुश फोर्स है और ये पुल फोर्स है, इन दोनों केसेस में इस ब्लॉक का मूवमेंट होगा। आया ना समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो? सर उसमें अब होगा देखो, पुश करने पर। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। रस्सी नहीं कर रहे हो क्या कभी ऐसा? पेन का जो है ना, स्प्रिंग निकाल लो और उसको कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखो, उस पर पुश करके देखो, मूव करेगा। लेकिन ऐसा धागा के केस में नहीं होगा। अगर धागा रख दोगे, धक्का लगाओगे, नहीं होगा। ये तो खुद से देख सकते हो। तो अगर जब इस पे पुश करते हैं ना, तो होता क्या है ना, स्प्रिंग को क्या फर्क पड़ता है, जब स्प्रिंग के तुम नेचुरल लेंथ को चेंज करते हो। स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, अभी एक्सप्लेन करेंगे नेचुरल लेंथ क्या होता है। जब भी हम स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ चेंज करते हैं, ईदर बाय कंप्रेशन और ईदर बाय एलोंगेशन, कंप्रेस करो या एलोंगेट करो, जब भी उसका नेचुरल लेंथ चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करता है, दैट फोर्स इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। आ रही बात समझ में? लिखना लिखना, whenever 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 natural length of a spring whenever natural length of a spring is changed, ये जल्दी से लिख लो डेफिनेशन, बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। whenever natural length of a spring is changed it applies a force it applies a force which is known as spring force, which is known as spring force. This force comes under electromagnetic force. This force comes under electromagnetic force. ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर में आता है। ठीक है, और बाकी का जो डिटेल है कि नेचुरल लेंथ क्या होता है, कंप्रेशन पे फोर्स कैसे लगता है, एलोंगेशन पे फोर्स कैसे लगता है, वो बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। क्योंकि टाइम जो है कितना हो गया, 38 हो गया, तुम्हारा कोई और भी क्लास होगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो ग्रुप में भेज देना मेरे को, या फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, अभी लेट हो गया। ठीक है ना? और किसी कोई दिक्कत? समझ में आया सब कुछ जो आज पढ़े? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।